एम हिस्ट्री MHI 10 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर का सेकंड पार्ट लेकर आए हैं। ठीक है, अगर फर्स्ट पार्ट में क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक कराया था मैंने, और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 से 8, तो मतलब इसमें टोटल 8 क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, मैं फर्स्ट पार्ट वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप देख लेना वहाँ से। क्वेश्चन नंबर 1 है, हड़प्पाई नगरों में घरेलू स्थानों के प्रयोग का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। सिंधु घाटी सभ्यता में नगर नियोजन पहले कैसा था उसको समझते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युग की सभ्यता के रूप में जाना जाता है और यह एक बड़े भूभाग तक फैली हुई थी। यह उत्तर पश्चिम भारत से लेकर के उत्तर पूर्व अफगानिस्तान और पाकिस्तान तक फैली हुई थी। सिंधु घाटी सभ्यता की एक असाधारण विशेषता नगर नियोजन थी। सभ्यता की नगर नियोजन से ये पता चलता है कि ये लोग बहुत सभ्य और विकसित जीवन जी रहे थे। उनकी नगर नियोजन ने दुनिया भर के पुरातत्वविदों को आश्चर्यचकित कर दिया है। घाटी के लोगों ने अपने शहरों को उचित योजना और एक निश्चित पैटर्न के साथ बनाया था। शहर की कुछ आवश्यक संरचनाएं हैं: गलियां, बंद जल निकासी व्यवस्था, महान स्नानागार और अन्न भंडार और इमारतें। सड़कों की पैटर्न की बात करें तो यहाँ की सड़कें सीधी थीं और एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। मतलब ऐसे कि जैसे कोई अगर सड़क ऐसे निकली हुई है तो उसके ठीक ऐसे इस तरह से निकली हुई थी, अगर एक दूसरे को क्रॉस भी कर रही तो। ठीक है, उसके बाद कह रहा है सड़कें शहर को आयताकार खंडों में विभाजित करने के लिए बनाई गई थी और इन्हें पकी हुई ईंटों से बनाया गया था। नियमित अंतराल पर लैंप पोस्ट पाए गए हैं जो दर्शाते हैं कि उस समय स्ट्रीट लाइटें मौजूद थीं। सड़कों पर कूड़ेदान पाए गए, जिसका मतलब था कि एक बेहतरीन नगर पालिका प्रशासन भी मौजूद था। महान स्नानागार की बात करें हम तो मोहनजोदड़ो में सबसे महत्वपूर्ण संरचना महान स्नानागार की थी। खुदाई से पता चलता है कि महान स्नानागार शहर के अंदर एक बड़ा आयताकार टैंक जैसा था। महान स्नानागार के फर्श को बनाने के लिए पकी हुई ईंटों का इस्तेमाल किया गया था। आधुनिक समय के स्विमिंग पूल की तरह ही इसका इस्तेमाल विशेष अनुष्ठानों और औपचारिक स्नान के लिए किया जाता था। टैंक से पानी के रिसाव को रोकने के लिए इसे जिप्सम से लेपित किया गया था। टैंक के दोनों ओर सीढ़ियाँ थीं। पानी की निकास के लिए एक बड़ी नाली भी थी। महान स्नानागार के पास कमरे भी थे जिनका इस्तेमाल चेंजिंग रूम के तौर पे किया जाता था। ठीक है, जिप्सम से लेपित होने की वजह से अगर देखा जाए तो वो पानी जो होता था वो रिसता नहीं था। ठीक है, अब हम बात करते हैं जल निकासी की बात। जल निकासी व्यवस्था कैसी थी, तो इस सभ्यता की एक अनूठी विशेषता बंद जल निकासी प्रणाली थी जो अधिकांश शहरों में पाई जाती है। हर घर में एक आंगन हुआ करता था, एक बाथरूम और ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज नालियां होती थीं। रसोई और शौचालय की नालियां सड़कों की नालियों से जाकर के मिली हुई थीं। कालीबंगन के अधिकांश घरों में कुएं पाए गए थे। सड़कों पर भूमिगत नालियां थीं। इन नालियों को ढकने के लिए पत्थर की पट्टियों का इस्तेमाल किया जाता था। फ्लशिंग शौचालयों से बहने वाला अपशिष्ट जल कई सीवेज पाइपों में से एक में जाता था जो इस पानी को नदी या समुद्र तक लेके जाता था। अब हम बात करते हैं घरों की, तो घरों का कैसा था संरचना वहाँ पे। तो खुदाई के दौरान पाया गया कि शहर 2 भागों में विभाजित थे। एक था गढ़ और दूसरा था निचला घर। ऊंचे क्षेत्र छोटे थे और गढ़ के अंतर्गत आते थे। निचले क्षेत्र निचले शहर के अंतर्गत आते थे जिनका क्षेत्रफल बड़ा होता था। अमीर लोग कई कमरों वाले बड़े घरों में रहते थे जबकि गरीब लोगों के पास छोटे घर थे। महत्वपूर्ण इमारतों में आंगन लगे हुए थे। बड़े घर और सार्वजनिक इमारतें सड़कों पर स्थित थी। छोटे घरों में 2 कमरे थे जबकि महत्वपूर्ण आवासों में कई कमरे थे। पुजारी और उच्च वर्ग के लोग गढ़ों में रहते थे। गढ़ और शहर के चारों ओर एक विशाल ईंट की दीवार थी। घरों की व्यवस्था ग्रिड में थी और सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं। लगभग सभी घरों में स्नानागार पाए जाते थे। कुएं और नालियां ढकी हुई थी और सड़क की जो नालियां थी, मतलब जो मेन जो छोटी छोटी नालियां थी वो जाकर सड़क की बड़ी नालियों में जाकर के जुड़ती थी। समान स्थानों में न्यूनतम वेंटिलेशन था क्योंकि दरवाजे और खिड़कियां शायद ही कभी बाहरी दीवारों पर लगी होती थी। बड़ी इमारतों में बड़े दरवाजे होते थे। निर्माण सामग्री की बात करें कि वो किस चीज़ों से बनाए गए थे, तो सिंधु घाटी सभ्यता के घरों का निर्माण पत्थरों की बजाय पकी हुई ईंटों से किया गया था।
हालांकि यह भी पाया गया कि धूप में जली हुई ईंटों का भी इस्तेमाल किया जाता, मतलब धूप में पकाई हुई ईंटें जो थी उनका भी इस्तेमाल किया जाता था। मुख्य रूप से ईंटों का आकार एक समान था। जली हुई ईंटों का इस्तेमाल इमारतों के उस हिस्से में किया जाता था जहां पानी के कारण प्रदूषण की संभावना ज़्यादा होती थी। लकड़ी आसानी से उपलब्ध थी, जिसका मतलब है कि पकी हुई ईंटों का इस्तेमाल बड़ी मात्रा में किया जाता था। मिट्टी के गारे और जिप्सम सीमेंट के इस्तेमाल के भी सबूत मिले हैं। दरवाजे और खिड़कियों के फ्रेम लकड़ी के बने होते थे। ठीक है, निष्कर्ष की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता सबसे पुराने और सबसे विकसित साम्राज्यों में से एक थी। सिंधु घाटी सभ्यता की नगर नियोजन प्रणाली ने कई पुरातत्वविदों को प्रभावित किया है। उन्होंने अपने आवासीय घरों, सार्वजनिक भवनों और सड़कों की व्यवस्थित रूप से योजना बनाई और उचित जल निकासी व्यवस्था की। सभी घर सड़कों की नालियों से अच्छी तरह जुड़े हुए थे। नालियां लकड़ी या पत्थर की पट्टियों से ढकी हुई थीं, जो दर्शाती हैं कि वे जल प्रदूषण के बारे में जानते थे। लोगों ने घरों और इमारतों के निर्माण का एक उत्कृष्ट पैटर्न अपनाया। सिंधु घाटी सभ्यता एक अच्छी तरह से विकसित जीवन जीती थी। क्वेश्चन नंबर 2 है, मध्यकाल में मंदिर नगरों की प्रमुख विशेषताओं का परीक्षण कीजिए। भारतीय धर्मों जैसे सनातन धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म, इन सब के उपासना स्थल को ही मंदिर कहते हैं। यह आराधना और पूजा अर्चना के लिए निश्चित की गई जगह या देव स्थान है, यानी जिस जगह पे किसी आराध्य देव के प्रति ध्यान या चिंतन किया जाता है, वहाँ पे मूर्ति इत्यादि रखकर पूजा अर्चना की जाती है, उसे ही मंदिर कहते हैं। मंदिर का शाब्दिक अर्थ घर होता है। वस्तुतः सही शब्द देव मंदिर, शिव मंदिर, काली मंदिर आदि हैं। अब हम बात करते हैं मठ क्या होता है। तो मठ वह स्थान है जहाँ किसी संप्रदाय, धर्म या परंपरा विशेष में आस्था रखने वाले शिष्य, आचार्य या धर्मगुरु अपने संप्रदाय के संरक्षण और संवर्धन के उद्देश्य से धर्म ग्रंथों पर विचार विमर्श करते हैं या उनकी व्याख्या करते हैं, जिससे उस संप्रदाय के मानने वालों का हित हो और उन्हें पता चल सके कि उनके धर्म का मतलब क्या है, और उनका अर्थ समझाने का कार्य किया जाता है उस संप्रदाय द्वारा जो मठ में होते हैं। ठीक है, तो उदाहरण के लिए जैसे बौद्ध विहारों की तुलना हिंदू मठों या ईसाई मोनेस्ट्री से की जा सकती है, लेकिन मठ शब्द का प्रयोग शंकराचार्य के काल यानी 7वीं या 8वीं शताब्दी के से शुरू हुआ माना जाता है। मंदिरों के निर्माण की बात करें तो गुप्त काल में मंदिरों के निर्माण का उत्तरोत्तर विकास दृष्टिगोचर होता है। पहले लकड़ी के मंदिर बनते थे या बनते होंगे, लेकिन जल्द ही भारत के अनेक स्थानों पर पत्थर और ईंट से मंदिर बनने लगे। 7वीं शताब्दी तक देश के आर्य संस्कृति वाले भागों में पत्थरों से मंदिर का निर्माण होना पाया गया है। 4वीं से 6वीं शताब्दी में गुप्त काल में मंदिरों का निर्माण बहुत द्रुत गति से हुआ। मूल रूप से हिंदू मंदिरों की शैली बौद्ध मंदिरों से ली गई होगी, जैसा कि उस समय के पुराने मंदिरों में मूर्तियों को मंदिर के मध्य में रखा होना पाया गया है, जिसमें बौद्ध स्तूपों की भांति परिक्रमा मार्ग हुआ करता था। गुप्तकालीन बचे हुए लगभग सभी मंदिर अपेक्षाकृत छोटे हैं, जिनमें काफ़ी मोटा और मजबूत कारीगरी किया हुआ एक छोटा केंद्रीय कक्ष है, जो या तो मुख्य द्वार पर या भवन के चारों ओर बरामदे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, गुप्तकालीन आरंभिक मंदिर उदाहरणार्थ सांची के बौद्ध मंदिरों की छत सपाट है, तथापि मंदिरों की उत्तर भारतीय शिखर शैली भी इस काल में ही विकसित हुई और धीरे धीरे इस शिखर की ऊंचाई बढ़ती रही। 7वीं शताब्दी में बोध गया में निर्मित बौद्ध मंदिर की बनावट और ऊंचा शिखर गुप्तकालीन भवन निर्माण शैली के चरमोत्कर्ष का प्रतिनिधित्व करता है। बौद्ध और जैन पंथियों द्वारा धार्मिक उद्देश्यों के निर्मित कृत्रिम गुफाओं का प्रयोग किया जाता था और हिंदू धर्मावलंबियों द्वारा भी इसे आत्मसात कर लिया गया था। फिर भी हिंदुओं द्वारा गुफाओं में निर्मित मंदिर तुलनात्मक रूप से बहुत कम है और गुप्त काल से पूर्व का तो कोई भी साक्ष्य इस संबंध में नहीं पाया जाता है। मद्रास के दक्षिण में पल्लवों के स्थान महाबलीपुरम में 7वीं शताब्दी में निर्मित अनेक छोटे मंदिर हैं, जो चट्टानों को काटकर बनाए गए हैं और जो तमिल क्षेत्र में तत्कालीन धार्मिक भवनों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, मंदिरों का अस्तित्व और उनकी भव्यता गुप्त राजवंश के समय से देखने को मिलती है। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि गुप्त काल से हिंदू मंदिरों का महत्व और उनके आकार में उल्लेखनीय विस्तार हुआ तथा उनकी बनावट पर स्थानीय वास्तुकला का विशेष प्रभाव पड़ा। उत्तरी भारत में हिंदू मंदिरों की उत्कृष्टता
उड़ीसा और उत्तरी मध्य प्रदेश के खजुराहो में देखने को मिलती है। उड़ीसा के भुवनेश्वर में स्थित लगभग 1000 वर्ष पुराना लिंगराजा का मंदिर वास्तुकला का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। हालांकि 13वीं शताब्दी में निर्मित कोणार्क का सूर्य मंदिर इस क्षेत्र का सबसे बड़ा और विश्वविख्यात मंदिर है। इसका शिखर उसके आरंभिक दिनों में ही टूट गया था और आज केवल प्रार्थना स्थल ही शेष बचा है। काल और वास्तु के दृष्टिकोण से खजुराहो के सर्वाधिक महत्वपूर्ण मंदिर 11वीं शताब्दी में बनाए गए थे। गुजरात और राजस्थान में वास्तु के स्वतंत्र शैली वाले अच्छे मंदिरों का निर्माण हुआ, किंतु उनके अवशेष उड़ीसा और खजुराहो की अपेक्षा कम आकर्षक हैं। प्रथम शताब्दी के अंत में वास्तु की दक्षिण भारतीय शैली तंजौर, जो प्राचीन नाम तंजावुर था, के राजराजेश्वर मंदिर के निर्माण के समय अपने चरम पर पहुंच गई थी। क्वेश्चन नंबर 3 है, मुगल प्रमुख नगर शक्ति तथा सत्ता के केंद्र थे। इस कथन के संदर्भ में मुगल प्रमुख नगरों की विशेषताओं का परीक्षण कीजिए। तो मुगल कालीन भारत में देश की अधिकतर जनसंख्या गांव में रहती थी। नगरों या कस्बों में रहने वालों की संख्या अपेक्षाकृत रूप में बहुत कम थी, परंतु कम जनसंख्या होते हुए भी नगरों का उस समय के जनजीवन तथा इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता था। मुगल काल में नगर व्यापारिक और सामरिक रूप से बहुत समृद्ध थे, जिसके कारण यहाँ यातायात व संचार के मुख्य केंद्र थे। हस्तशिल्प और उद्योगों के केंद्र होने के कारण अनेक भारतीय नगरों में यहाँ निर्मित वस्तुओं की विशिष्टता और गुणवत्ता के कारण विदेशों में भी प्रसिद्धि प्राप्त कर ली थी। बंदरगाहों पर अनेक व्यापारिक नगरों का उदय हुआ और सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि नगर राजनीति प्रशासन के केंद्र बिंदु बन गए थे। मुगल काल के कई नगर धार्मिक और सांस्कृतिक और शिक्षा कारणों से बहुत विकास हुआ। इनमें से कई सूफी संतों के निवास व दरगाह तथा हिंदू तीर्थ स्थानों के कारण तीर्थयात्रियों के केंद्र बिंदु बने रहे। मुगल काल के नगर विशाल क्षेत्रफल और जनसंख्या वाले थे। अब यहाँ पे बताया गया है कि मुगल काल के शहरों और उनके महत्व के आधार पर विभिन्न श्रेणियों में उनको वर्गीकृत किया जा सकता है, लेकिन इस वर्गीकरण का मतलब यह नहीं है कि नगर जिस श्रेणी में रखा गया था उसमें केवल वही कार्य होता था, बल्कि वर्गीकरण केवल यह बताता है कि उस नगर में वह कार्य प्रमुख रूप से संपादित होता था, परंतु अन्य कार्य भी नगर में गौण रूप से होते थे। मतलब वो जो कार्य है वो मेन होता था, उसके अलावा और भी कार्य होते थे। जिस कार्य के बारे में यहाँ बताया गया, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ उस नगर में वही कार्य होता था, उसके अलावा और भी कार्य होते थे, लेकिन प्रमुख कार्य वो होता था जिसके बारे में यहाँ लिखा गया है। ठीक है, मुगलकालीन नगरों के मुख्य प्रकार से निम्नलिखित हैं। जैसे पहला लिखा है धार्मिक सांस्कृतिक नगर। तो ये कौन से थे? तो धर्म, शिक्षा और संस्कृति के केंद्र के रूप में स्थापित नगरों को इस श्रेणी में रखा जाता था। जैसे बनारस है, मथुरा, उज्जैन इत्यादि, इन सभी प्रकार के नगरों का उदाहरण हम लिख सकते हैं धार्मिक सांस्कृतिक नगर के अंदर। ठीक है, अब बात करते हैं राजनीतिक प्रशासनिक नगर कौन से थे। तो ये नगर काफ़ी हद तक राजनीति और प्रशासन के केंद्र थे, इसलिए इन नगरों का महत्व अपेक्षाकृत अधिक था। मुगल साम्राज्य की राजधानी के रूप में दिल्ली, आगरा, अवध की राजधानी के रूप में फैजाबाद, उत्तर पश्चिम में लाहौर तथा दक्षिण में हैदराबाद, इसी प्रकार के नगर थे जिनको राजनीतिक प्रशासनिक नगर के अंदर रखा गया है। ठीक है, मुगल काल के दौरान औद्योगिक और व्यापारिक नगर की बात करेंगे हम, तो इन नगरों को वाणिज्यिक केंद्रों के रूप में विकसित किया गया था। इनकी प्रसिद्धि का आधार वहाँ स्थापित उद्योग या शिल्प थे। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम अहमदाबाद, पटना, सूरत, लुधियाना ऐसे ही नगर थे। वस्त्र उद्योग अवध के खैराबाद और दरियाबाद शहरों की प्रसिद्धि का आधार था। बयाना को नील उत्पादन के लिए जाना जाता था। अब हम बात करते हैं कि मुगल काल में नगर बसने की प्रक्रिया क्या थी। तो इसकी दो विशेषताएं हैं। पहला ये है कि मुगल बादशाहों ने नए नगर बसाने की बजाय पुराने नगरों को ही विकसित करने की नीति अपनाई। इस युग में सम्राटों द्वारा केवल 2 नगरों को नए रूप में बसाने का उल्लेख मिलता है, जो एक अकबर द्वारा बसाया गया था जिसको फतेहपुर सिकरी के नाम से जाना जाता है, और दूसरा शाहजहां द्वारा बसाया गया था जिसको शाहजहानाबाद माना जाता है। ठीक है, इस समय में अधिकांश नए नगरों की जमींदारों, शक्तिशाली जमींदारों और मनसबदारों द्वारा बसाया गया। जैसे रामपुर, नजीबाबाद, गाजियाबाद, फर्रुखाबाद, मुरादाबाद आदि नगर स्थानीय सरदारों द्वारा बसाए गए हैं। ठीक है, तीव्र नगरीकरण के कारण, मतलब तीव्र नगरीकरण का क्या कारण था मुगल साम्राज्य के टाइम? विदेशी यात्रियों द्वारा की गई टिप्पणियों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि मुगल काल के दौरान तेजी से शहरीकरण हुआ और शहरों की आबादी बढ़ती गई। निजामुद्दीन अहमद के अनुसार अकबर के समय में शहरों की संख्या 3200 के करीब थी, यानी 3200। इस तीव्र शहरीकरण को कई तत्वों का समर्थन प्राप्त था। मुगल सम्राटों ने भारत के एक बड़े भाग में शांति और व्यवस्था को स्थापित किया था, जो किसी भी प्रकार के भौतिक विकास जिसमें नगरीकरण भी शामिल है
के लिए जरूरी होती है। इस युग में मुगल सम्राटों के प्रोत्साहन के कारण शिल्प व व्यापार को प्रोत्साहन मिला। शिल्प तथा व्यापार की इस उन्नति में भी नगरीकरण को गति प्रदान की। अनेक कारणों से ग्रामीण आबादी का प्रवास नगरों में हुआ, जिससे भी नगरीकरण की वृद्धि हुई। मतलब गांव के लोग जाकर शहरों में, मतलब अनेक कारण का यहाँ पे उदाहरण वो दे सकते हैं हम कि जैसे रोजगार की खोज में लोग अक्सर जाते थे ना गाँव से बाहर नगर वगैरह की तरफ बसने लगे। ठीक है, संचार वगैरह अच्छा था वहाँ पे, तो इस वजह से लोग वहाँ जाकर बसते थे। नगरीकरण की वृद्धि इसी तरह से हुई। ठीक है, अब हम बात करते हैं मुगलकालीन नगरों की शासन व्यवस्था के बारे में। तो हमबत के अनुसार मुगल नगर प्रशासन के संदर्भ में उस काल के आधुनिक यूरोपीय नगरों से अलग था। इन नगरों का प्रशासन न तो राज्य चार्टर द्वारा शासित था, न ही नगर पालिका प्रणाली इनमें पाई जाती थी। राज्य करों को इकट्ठा करने और नगरों में शांति बनाए रखने तक सीमित था। कहीं कहीं पर बाजार की व्यवस्था एवं जल आपूर्ति का काम भी सरकार अपने हाथ में ले लेती थी। ऐसी स्थिति में नगर अपनी व्यवस्था को स्वयं देखते थे तथा इस व्यवस्था के संचालन में मोहल्ला को पंचायत विशेष भूमिका निभाती थी। कुछ समय समुद्र तटीय बंदरगाहों की जिनका आर्थिक महत्व बहुत ज़्यादा था तथा विदेशी भी पर्याप्त संख्या में रहते थे, व्यवस्था के लिए राज्य मुतसद्दी 5 नामक अधिकारी नियुक्त करता था। अब हम बात करते हैं सामान्य तौर पर नगर व कस्बों की व्यवस्था के साथ जुड़े राज्य के 3 प्रमुख अधिकारी कौन कौन से थे? काजी, मुहतासिब और कोतवाल। ठीक है, ये नगर व कस्बों की व्यवस्था का देख रेख करते थे। ये 3 अधिकारी इनको बांटा गया था। ठीक है, मुहतासिब का काम होता था नैतिक आचरण व नियमों को लागू करना। काजी का कार्य होता था शरीयत और न्याय व्यवस्था बनाए रखना। और कोतवाल 6 नगर का प्रमुख अधिकारी होता था जो शांति व्यवस्था बनाए रखने तथा शहर की संपूर्ण व्यवस्था को ध्यान में रखने के लिए वो जिम्मेदार था। मतलब पूरी संपूर्ण व्यवस्था जो शहर और पूरे नगर 6 नगर का, ठीक है ना, 6 नगर का मेन वो देख रेख करता था कोतवाल। ठीक है, शांति व्यवस्था वगैरह कैसे बनी रहे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, नहर कॉलोनियों के उदय का वर्णन कीजिए। उसका क्या प्रभाव पड़ा, किस प्रकार इसने नगरीय परिदृश्य को बदल दिया। तो पंजाब नहर कॉलोनियां नहर कॉलोनियों के पश्चिमी पंजाब के वे हिस्से हैं जिन्हें ब्रिटिश राज के दौरान नहरों के निर्माण द्वारा खेती के अंतर्गत लाया गया था। यह 9 नहर कॉलोनियों का एक समूह है। इनका निर्माण ब्रिटिश सरकार द्वारा 1885 से और 1940 के बीच में किया गया था। ठीक है, 1940 में। उनका निर्माण ब्यास और सतलुज के पूर्व की घाटियों और झेलम नदियों के पश्चिम में किया गया था। नहरों के निर्माण के साथ कृषि के अंतर्गत भूमि में तेजी से वृद्धि हुई। कृषि भूमि में भारी वृद्धि के साथ लोगों ने इन स्थानों पर पलायन करना शुरू कर दिया, जिससे कृषि क्रांति की शुरुआत हुई। पारंपरिक रूप से उगाई जाने वाली फसलों को चीनी, गेहूं, कपास आदि जैसे व्यावसायिक उत्पादों में बदल दिया गया। इन नहर कॉलोनियों के निर्माण का मुख्य कारण अर्ध रेगिस्तानी बंजर भूमि को उपजाऊ कृषि भूमि में बदलना था, ताकि निर्यात के लिए गेहूं, कपास और चीनी जैसी व्यापारिक रूप से व्यवहार्य फसलें उगाई जा सकें। ये सारा कार्य औपनिवेशिक शासन के दौरान हुआ था, अंग्रेजों ने किया था। ठीक है, नहर कॉलोनियों की बात करें तो पंजाब के पश्चिमी क्षेत्रों में अर्ध शुष्क भूमि के भी सिंचाई के लिए नहरें स्थापित की गई और गेहूं और चावल के निर्यात के लिए उपजाऊ मिट्टी से बनाई गई। कई किसान नई उपजाऊ भूमि के आसपास बसने के लिए आए और नहर के आसपास के क्षेत्र की कॉलोनी के रूप में जाने लगा। ठीक है, आधुनिक नहरों द्वारा सिंचाई की प्रक्रिया के बाद पंजाब के अर्ध बंजर क्षेत्रों को गेहूं और कपास उगाने के लिए नहर कॉलोनियों के रूप में जाना जाने लगा। नहर कॉलोनियों सिंचाई नहरों का एक नेटवर्क थी जो ब्रिटिश भारत में अर्ध रेगिस्तानी बंजर भूमि को कृषि के लिए उपजाऊ भूमि में बदलने के लिए विकसित की गई थी। नहर कॉलोनियों को अन्य कॉलोनियों के किसानों द्वारा भी बसाया गया था। अब हम इनके प्रकार की बात करें तो पहला था सिदनाई कॉलोनी। यह अंग्रेजों द्वारा बनाई गई पहली कॉलोनी थी। इसे 1886 और 1888 के बीच बनाया गया था। इस परियोजना में 1,76,702 एकड़ भूमि को खेती के अंतर्गत लाया गया। अनुदान का न्यूनतम आकार 50 एकड़ के 50 एकड़ था। ठीक है, और बसने वालों को केवल रबी की फसल उगाने की आवश्यकता थी। इस क्षेत्र में पहले बसने वाले अमृतसर के सिख जाट थे, क्योंकि ब्रिटिश अधिकारियों को लगा कि मध्य पंजाब के लोग इस क्षेत्र के सबसे कुशल कृषक थे। ठीक है, सेकंड है सुहाग पारा कॉलोनी। इसे सिंधना कॉलोनी के साथ ही शुरू किया गया था, लेकिन एकमात्र अंतर यह था कि सुहाग पारा आकार में बहुत ज़्यादा छोटा था। यह नगर मौसमी प्रकृति की थी, इसलिए इसके लिए बहुत अधिक निवेश की आवश्यकता थी। लेकिन 35% भूमि यानी 35% भूमि पर मालिकों द्वारा खेती की जाती थी। शेष को उप किराएदारों को किराए पर दिया जाता था। इससे अधिक अनुदान लाहौर और अमृतसर जिलों के लोगों को मिलता था। अब थर्ड है चूनियन कॉलोनी। तो इस कॉलोनी में थर्ड है चूनियन कॉलोनी। यह लाहौर के दक्षिणी भाग में स्थित था। इस नहर का निर्माण 1896 में शुरू हुआ था। इस भूमि को सरकार ने अनुदान के रूप में आवंटित करने के बजाय नीलाम कर दिया था।
इसके कारण अमीर जमींदारों ने अधिकांश भूमि खरीद ली थी क्योंकि उनके पास पैसा ज़्यादा था और उन्हें उप किराएदारों को किराए पर दे दिया था। मतलब जमींदारों ने खरीद करके किराए पे दे दिया था वो ज़मीन जो लोग खेती कर सकते थे। इस परियोजना का अंतिम चरण केवल किसानों को आवंटित किया गया था। अधिकांश किसान लाहौर के थे। अब हम आते हैं चिनाब कॉलोनी। तो यह पंजाब में सबसे बड़ी उपनिवेशीकरण परियोजना थी। इसकी शुरुआत 1892 में हुई थी। इस परियोजना में लायलपुर, झंग आदि जिले शामिल थे। यह इलाका ज़्यादातर खलिहानों वाला था। इस परियोजना की जमीन को कई श्रेणियों में बांटा गया था। किसान अनुदान में इसमें सरकार के पास जमीन का स्वामित्व था और किसान सिर्फ किराएदार थे। बाकी 2 यौमन और कैपिटलिस्ट अनुदान थे। इसमें उन्हें 5 साल की अवधि के बाद जमीन का मालिकाना हक दिया गया था। कुल जमीन का 80% हिस्सा किसानों को दे दिया गया था। हम आते हैं 5th वाले पे जो है झेलम कॉलोनी। यह कॉलोनी 1902 यानी कि 1902 से 1906 1906 के बीच बसी थी। यह कॉलोनी शाहपुर जिले में बनाई गई थी। शुरू में इस कॉलोनी का उद्देश्य बाकी कॉलोनियों की तरह ही आबादी और कृषि भूमि को बढ़ाना था, लेकिन 1900 के घोड़ा और खच्चर प्रजनन आयोग की रिपोर्टों पर विचार करने के बाद पंजाब सरकार को निर्देश दिया गया कि किसानों को जमीन देने के लिए पशुओं के प्रजनन को एक शर्त के रूप में जोड़ा जाएगा। कुशल घोड़ा प्रजनकों को किसानों से ज़्यादा प्राथमिकता दी गई। ज़्यादातर किसान गुजरात से थे। अब हम आते हैं 6th वाले पे, लोअर बारी दोआब कॉलोनी। यह कॉलोनी ब्यास और रावी नदियों के बीच बनाई गई थी। उपनिवेशीकरण 1914 में शुरू हुआ था, लेकिन चल रहे विश्व युद्ध के कारण 1 दशक से अधिक समय तक चला। इस कॉलोनी का मुख्य उद्देश्य झेलम कॉलोनी की तरह ही था, घोड़े के प्रजनन को बढ़ावा देना। कॉलोनी की एक और महत्वपूर्ण विशेषता सैन्य कर्मियों को भूमि प्रदान करना था। यह कॉलोनी पहली बार थी जब निचली जातियों के भूमिहीन पुरुषों को भूमि दी गई थी। चल रहे युद्ध के कारण सरकार ने प्रोत्साहन के रूप में सैन्य कर्मियों का हिस्सा बढ़ा दिया। अब नेक्स्ट है ऊपरी चिनाब और ऊपरी झेलम कॉलोनी। यहाँ पे 2 कॉलोनियों की बात हो रही है, ऊपरी चिनाब और ऊपरी झेलम। 9 हमने पढ़े थे ना कि ऊपर उसकी 9 कॉलोनियाँ बसाई गई थी, तो 6 ये हो गए, 2 ये हो गए और 9th वाली ये नीलीबार कॉलोनी। तो ऊपरी चिनाब और ऊपरी झेलम कॉलोनी, ये दोनों कॉलोनियाँ लोअर बारी दोआब कॉलोनी के साथ ही शुरू की गई थी। बाकी कॉलोनियों की तुलना में ये कॉलोनियाँ आकार में छोटी थीं। इनका निर्माण चेनाब और झेलम नदियों के उत्तर में किया गया था। इन नहरों का मुख्य उद्देश्य लोअर बारी दोआबी कॉलोनी की सिंचाई के लिए चेनाब और झेलम नदी से रावी नदी तक पानी पहुंचाना था। उन लोगों को ज़्यादा प्राथमिकता दी गई जो पिछली नहरों में घोड़ा प्रजनन नीति के कारण अवसर से चूक गए थे। अब हम आते हैं लास्ट वाले पे, नीलीबार कॉलोनी। यह ब्रिटिश सरकार के अधीन बनी आखिरी कॉलोनी थी। इस परियोजना का उपनिवेशीकरण 1926 में शुरू हुआ था, लेकिन कभी पूरा नहीं हुआ। इस कॉलोनी में पिछली 3 नहरों की तरह घोड़ा पालकों के लिए कोई आरक्षित स्थान नहीं था। जमीन सैन्य कर्मियों के लिए आरक्षित थी। केवल उन किसानों का चयन किया गया जिन्हें पिछली कॉलोनियों में कोई जमीन नहीं मिली थी। जब सरकार नीलामी में जमीन बेचने में असमर्थ रही तो उसने अस्थायी पट्टे देने का फैसला किया। क्वेश्चन नंबर 5 ये है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 के 250 वर्ड्स में आंसर लिखने होते हैं। ठीक है, तो पहला है विजयनगर शहर की विशेषताओं के बारे में लिखो। तो सबसे पहले समझ लेते हैं, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना बुखा राय प्रथम और हरिहर राय प्रथम भाइयों ने मिलकर के की थी 1336 में। वे यादव वंश के साथ पिछले चरवाहे समुदायों के सदस्यों के हस्ताक्षर हैं। पूरा साम्राज्य एक न्यूनतम स्तर से उभरा, जिसे बाद में संपूर्ण दक्षिणी शक्तियों द्वारा प्रयास करने के लिए परिणति की प्रमुखता द्वारा विकसित किया गया था। 13वीं शताब्दी के अंत में हुए इस्लामी आक्रमणों को रोकने के तरीके के लिए उनमें उनके महत्व की प्रशंसा भी की गई थी। निम्नलिखित यहाँ पे बताया गया है कि नीचे लिखे गए विजयनगर साम्राज्य की संपूर्णता के साथ साथ समकालीन वंश और दर्शकों के दौरान उनके विस्तार और उपलब्धियों पर चर्चा बताया गया है। ठीक है, पहले विजयनगर शहर विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। तुंगभद्रा नदी के किनारे पर स्थित होने के कारण इसने पूरे तट पर एक विस्तृत क्षेत्र का विस्तार किया है। शहर में विजयनगर जिले और बेल्लारी जिले के महत्वपूर्ण हम्पी स्थल पर कई स्मारक शामिल हैं। विजयनगर विशेष रूप से भारत के मध्य कर्नाटक के पूर्व हिस्से में स्थित है, जो आंध्र प्रदेश की सीमा के करीब है। अब हम आते हैं विजयनगर साम्राज्य का महत्व क्या था। तो समकालीन समय में विजयनगर साम्राज्य को पूरे दक्षिणी भारत के सबसे महान साम्राज्यों में से एक के रूप में पहचाना जाता था। वह एक ऐसा दावा किया जाता है कि जो इस बात से और भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि जब मुस्लिम सल्तनतों ने विजयनगर पर आक्रमण किया तो उन्होंने सक्षम रूप से योगदान दिया, एक अंतिम बाधा के रूप में, जिसने पूरे साम्राज्य और दक्षिण को भारत में शेरों के पुनर्निर्माण और हिंदू प्रशासन की स्थापना के लिए रोक रखा था। यह 12वीं और 13वीं शताब्दी की अवधि के दौरान हुई। सभी
विसंगतियों और अव्यवस्थाओं के माध्यम से बढ़ने के बाद विजयनगर साम्राज्य की इकाई को बढ़ावा देने में सक्षम था। अब आगे हम बात करते हैं विजयनगर साम्राज्य का व्यापार के बारे में। तो 12वीं और 13वीं शताब्दी के दौरान विजयनगर साम्राज्य ने पूरे दक्षिण भारत पर शासन किया और अपने शासन को सुविधाजनक बनाने के लिए अपने प्रशासन और व्यापार प्रणाली की भी स्थापना की। यह पहचाना गया है कि विजयनगर साम्राज्य मुख्य रूप से तांबा, पारा, मखमल, चीनी, रेशम, मूंगा, मोती और साथ ही घोड़े और हाथी का आयात करता था। इन व्यापारिक गतिविधियों के संदर्भ में विभिन्न मसालों, धातुओं के साथ साथ खाद्य उत्पादों जैसे चीनी, सोरा, लोहे के कपड़े, चावल और भी कुछ निर्यात करता था। सबसे बढ़कर उनकी जानकारी के अनुसार विजयनगर साम्राज्य ने विभिन्न प्रकार के बर्तन, इत्र, कपड़ों के साथ साथ मुख्य उद्योग स्थापित किए हैं। अगर हम अर्थव्यवस्था की बात करें तो विजयनगर साम्राज्य की एक कृषि अर्थव्यवस्था पर आधारित थी जो अपनी समृद्ध विशेषताओं को बनाए रखता था, जो सिंचाई और उपजाऊ मिट्टी से लाभान्वित हो रहा था। पुर्तगाल, अरब और इसके अलावा चाइना के साथ इसके व्यापारिक सहयोगी थे जो उसके महत्वपूर्ण पहलुओं और उत्पादों का आयात और निर्यात करते थे। अगर हम इसकी उपलब्धियां की बात करें तो विजयनगर 133 ईस्वी से लेकर के 1646 यानी कि 1646 ईस्वी तक अपने शासकीय घनत्व और क्षमता के कारण टिका रहा। महत्वपूर्ण शताब्दी में जब मुस्लिम सल्तनतों ने विजयनगर पर आक्रमण किया तो साम्राज्य ने सुल्तानों के खिलाफ उद्योग और प्रशासन के पुनर्निर्माण और रचनात्मक विकास को बढ़ावा देने के लिए एक संभावित बाधा के रूप में कार्य किया। इस दृष्टिकोण के साथ वे अपने राजवंश में व्याप्त मतभेदों और व्यवधानों से टुकड़े एकत्र करने में सक्षम थे। इसके अलावा साम्राज्य साहित्य और कलाओं में से समृद्ध था, जिसमें संस्कृत, कन्नड़, तमिल, तेलुगु जैसी विभिन्न भाषाओं के विद्वानों ने योगदान दिया था। इन विद्वानों को वैष्णवी, वीर, शैव और जैन परंपराओं में आवश्यक साहित्यिक लिखने के लिए प्रशंसित किया गया था। अगर हम इसके पतन की बात करें तो विजयनगर साम्राज्य का पतन 23 जनवरी 1565 को तालीकोटा की लड़ाई से हुई थी। इसे विजयनगर साम्राज्य और सभी दक्कन सल्तनतों के सहयोगियों के बीच एक निर्णायक लड़ाई के रूप में पहचाना जाता है। उस लड़ाई के दौरान विजयनगर साम्राज्य के समकालीन शासक आलिया राम राय दक्कन सल्तनतों के खिलाफ हार गए थे। इस पतन के साथ विजयनगर साम्राज्य का अंतिम पतन दक्षिण भारत की नीति और राजनीति द्वारा देखा गया था। इसके अतिरिक्त यह भी कहा गया है कि तालीकोटा के इस वफादार निर्णायक युद्ध के 5 महीने बाद विजयनगर शहर ढह गया और नष्ट हो गया था। निष्कर्ष की बात करें तो चर्चा के बाद समकालीन तथ्यों और सूचनाओं के साथ विजयनगर साम्राज्य की संक्षिप्त व्याख्या ऊपर की गई है। यहाँ पहचाना गया है कि इस ऐतिहासिक शहर विजयनगर में धन, साहित्य, कला का अपार मूल्य था और इसके अलावा राजवंश की स्थापना कहाँ हुई इसलिए विजयनगर के आवश्यक पहलुओं को संबोधित करते हुए महत्वपूर्ण चर्चा विकसित की गई है, जैसे उनके व्यापार प्रणाली कैसी थी, अर्थव्यवस्था, विजयनगर साम्राज्य के पतन के पीछे के मुख्य कारक क्या थे, सबसे महान शासक और भी बहुत कुछ। इसके अतिरिक्त ऐतिहासिक विशेषताओं और उनकी विस्थापना को चित्रित करने में सक्षम है ऊपर। तो यहाँ पे जो ऊपर लिखा गया था ये देखो ऐसे 250 वर्ड्स का है, इतना सारा आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये 20 मार्क्स में आता है तो ये इतना सारा जो ऊपर लिखा है वो लिख देना, बाकी विशेषताएँ बस लिख देना, ठीक है। पतन वगैरह लिखने की ज़रूरत नहीं है। हड़प्पा समाधान के बारे में हमें बताना है। तो समाधान व्यवस्था किसी भी सभ्यता के विषय में जानकारी का मुख्य साधन होती थी। समाधान व्यवस्था के न केवल एक लौकिक अपितु पारलौकिक आस्था के विषय में सूचनाएं प्राप्त होती हैं। हड़प्पा स्थलों में से मिले समाधान सामाजिक मतभेदों के संकेतक हैं। इनमें प्रायः मृतकों को गर्तों में दफनाया जाता था। समाधान के गर्तों की बनावटों में भी अंतर होता था। कुछ स्थानों पर गर्त की सतहों पर ईंटों की चिनाई की गई थी। अनेक कब्रों से आभूषणों के साथ दैनिक प्रयोग की वस्तुएं भी प्राप्त हुई हैं। कहीं कहीं कब्रों से दर्पण तथा अन्य सौंदर्य प्रसाधन की सामग्री भी प्राप्त हुई है। अनुमानतः हड़प्पावासी मृतकों के साथ कीमती वस्तुओं को दफनाने में विश्वास नहीं रखते थे। अगर हम बात करें तो यहाँ पे उसके कुछ समाधान स्थलों की विशेषताएं बताई गई हैं कि इनके जो बड़े आकार होते थे, हड़प्पा के समाधान स्थल बड़े आकार और योजना के साथ बने थे। यह स्थल बड़ी नगरीय योजना के साथ बसे थे। स्वच्छता और संरचना की बात करें तो इन स्थलों में सारी सड़कें और घरों की सफाई का विशेष ध्यान रखा गया था। सामाजिक और आर्थिक संबंध की बात करें तो इन स्थलों में सामूहिक जीवन की स्वच्छ तस्वीर मिलती है। इन स्थलों में व्यापारिक गतिविधियों का संचार दिखाया जाता है। हड़प्पा में सौदा स्थल इतने विस्तृत नहीं थे। सामान्यतः इन्हें गड्ढों में रखा जाता था। कहीं कहीं ईंटों से बनी हुई खोखली जगह होती थी। कुछ कब्रों में मिट्टी के बर्तन और आभूषण मिले हैं जो संभवतः मृत्यु के बाद जीवन का संकेत देते हैं, ठीक है। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है, बॉम्बे मुंबई का एक महानगर के रूप में विकास का विश्लेषण कीजिए। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की मुंबई में दिलचस्पी क्यों थी, ये हम वहाँ से शुरू करते हैं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की दिलचस्पी मुंबई के कुछ ज़्यादा ही थी। वह इस जगह को डेवलप करना चाहती थी।
यहाँ गहरा सागर था जहाँ आसानी से जहाज आ सकते थे, और प्राकृतिक बंदरगाह थे, इनका इस्तेमाल हर मौसम में किया जा सकता था। यहाँ से पर्सिया, मालाबार तट और स्पाइस आइलैंड की इंग्लिश कंपनियों के साथ डायरेक्ट कम्युनिकेशन और भी आसान हो रहा था। समुद्री लुटेरों का खतरा भी कम था, भारत के राजाओं से उलझन भी कम थी और यूरोपियन प्रतिद्वंदिता का सामना भी यहाँ कम करना पड़ रहा था। सूरत और काउंसिलिंग के प्रेसिडेंट और बॉम्बे के गवर्नर गेराल्ड ओंगियर ने 1671 में बॉम्बे के विकास के लिए एक व्यापक प्रस्ताव दिया। इस प्रस्ताव को हरी झंडी मिलने पर टापुओं को मजबूत करने, डाक बनाने, यहाँ पर रहने वालों के लिए संस्थान विकसित करने के काम शुरू कर दिए गए। 1687 में ईस्ट इंडिया कंपनी का हेडक्वार्टर बॉम्बे शिफ्ट हुआ। फिर 1687 में कंपनी ने अपना हेडक्वार्टर सूरत से बॉम्बे शिफ्ट कर दिया। बाद में यह सब शहर बॉम्बे प्रेसिडेंसी का भी हेडक्वार्टर बन गया। 1784 में बॉम्बे के सभी 7 द्वीपों को एक साथ जोड़ दिया गया। यह एक मेगा प्रोजेक्ट था। समुद्र के किनारे वह जमीन जो पानी में डूबी हुई थी उसमें भराव करके उसे समुद्र के स्तर तक लाया गया। बॉम्बे के साथ लगे समंदर के ऐसे इलाके जहां से पानी अंदर आकर 7 टापुओं को अलग कर रहा था उसे भरा गया। 1690 के कुछ समय बाद बॉम्बे के मझगांव के टापुओं के बीच उमर खाड़ी का यह पहला रास्ता जो था वो बंद कर दिया गया, जहां से समंदर का पानी अंदर आ रहा था। शहर में सबसे आखिर में जिन 2 टापुओं को जोड़ा गया वे थे कोलाबा और लिटिल कोलाबा। 1796 में कोलाबा द्वीप को एक कैंटोनमेंट एरिया घोषित कर दिया गया। लोग वहां जाने के लिए नाव का इस्तेमाल करते थे। नाव पर भीड़ बहुत ज़्यादा होती थी जिसकी वजह से अक्सर ही दुर्घटनाएं हो जाया करती थी। बॉम्बे काउंसिल ने एक पुल बनाने का सुझाव दिया। निर्माण 1838 में पूरा कर दिया गया था और दोनों द्वीपों को कोलाबा काजवे द्वारा बॉम्बे से जोड़ा गया था। वक्त के साथ बदलती मुंबई की बात करें तो बॉम्बे ने भारत में पहली रेलवे लाइन भी देखी, जब इसे 16 अप्रैल 1853 को पड़ोसी शहर ठाणे से जोड़ा गया था। 1911 यानी कि 1911 में किंग जॉर्ज और क्वीन मैरी ने भारत आने पर गेटवे ऑफ इंडिया बनाया गया, और फिर वह दिन भी आया जब बॉम्बे के साथ पूरे देश को आज़ादी मिली और फिर ये शहर और भी आगे बढ़ता गया। और अब तो यहाँ पे बॉलीवुड की चकाचौंध ने इस नए आयाम दिए। 1955 के बाद जब बॉम्बे राज्य को पुनर्व्यवस्थित किया गया और भाषा के आधार पर इसे महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों में बांटा गया, तब एक मांग उठी कि बॉम्बे को अलग कर दिया जाए। हालांकि विरोध की वजह से ऐसा हो न सका। 1 मई 1960 को महाराष्ट्र राज्य स्थापित हुआ जिसकी राजधानी बम्बई को बनाया गया। ठीक है, 10,000 से 60,000 पहुंची आबादी लगभग। यहाँ पे बताया गया कि जब कंपनी ने जनसंख्या बढ़ाने के लिए बम्बई में इमिग्रेशन को बढ़ावा दिया। 1661 में जिस शहर की आबादी सिर्फ 10,000 थी वह अगले 15 साल में 60,000 हो चुकी थी। बदले में रहने के लिए घर और खेती की ज़रूरत महसूस की गई, लेकिन ऐसी जगहें सिर्फ समुद्र के पानी को रोककर ही बनाई जा सकती थी। इसी बीच एक और समस्या उठ खड़ी हुई। बॉम्बे में बड़ी संख्या में मौतें होने लगीं। एक अंग्रेज़ का औसत जीवन सिर्फ 3 साल पाया गया। जो बच्चे पैदा होते थे उनमें से 20 में से एक ही बच पाता था। इसकी बड़ी वजह थी मलेरिया की बीमारी। घटता पानी जिसके पीछे दलदल छोड़ रहा था, और यहाँ पैदा हो रहे थे बहुत सारे मच्छर। इसके बाद पानी के रास्तों को बंद करना, दलदल को निकालना और समुद्र से डूबी जमीन को हासिल करना जरूरी हो गया। इसी ज़रूरत ने आकार दिया और एक ऐसे शहर जिसे हम आज मुंबई के नाम से जानते हैं उसका उदय हुआ। मुंबई भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है। इसके बारे में थोड़ा और बताया गया है। इसमें एक गहरा प्राकृतिक बंदरगाह है जो एक प्रमुख बंदरगाह शहर बनाता है। मुंबई भारत की वित्तीय, वाणिज्यिक और मनोरंजन की राजधानी है। इसमें बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, भारतीय रिजर्व बैंक और कई बहुराष्ट्रीय निगम है। भारत के अधिकांश बैंक और सौदागरी कार्यालयों के मुख्य कार्यालय कई महत्वपूर्ण आर्थिक संस्थान जैसे भारतीय रिजर्व बैंक, बम्बई स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, अनेक भारतीय कंपनियों के निगमित मुख्यालय तथा बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा मुंबई में अवस्थित है। इसलिए इसे भारत की आर्थिक राजधानी भी कहते हैं। 17वीं शताब्दी में मुंबई जो 7 टापुओं का समूह था वो इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। कंपनी ने मुंबई को अपनी व्यापारिक गतिविधियों का केंद्र बनाया। यह नगर सूरत के स्थान पर कपड़ा व्यापार का केंद्र बन गया। 19वीं शताब्दी से मुंबई का विकास एक बंदरगाह और कंपनी के मुख्यालय में लगा। यहाँ से अफीम और कपास का निर्यात होता था। यह उद्योग और व्यापार तथा प्रशासन का केंद्र बन गया। 1819 में कंपनी ने बम्बई प्रेसिडेंसी की राजधानी बनाई, अतः पश्चिमी भारत का यह प्रमुख नगर बन गया। आरंभ में इस नगर का विकास किसी योजना अनुसार नहीं हुआ, परंतु बाद में नगर नियोजन की प्रक्रिया भी अपनाई गई।
1898 में सिटी ऑफ बॉम्बे इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट बनाया गया, जिसका उद्देश्य शहर को साफ सुथरा बनाना था। 1784 में मुंबई तत्कालीन गवर्नर विलियम हॉर्नबी के निर्देशानुसार समुद्र के किनारे किनारे विशाल दीवार का निर्माण करवाकर नगर में आने वाले समुद्री पानी को रोक दिया गया था। बढ़ती आबादी और व्यावसायिक कार्यों को ध्यान में रखते हुए पश्चिमी तट क्षेत्र को विकसित करने की योजना बनाई गई, इसलिए 1864 में कोलाबा काजवे बनाया गया। 20वीं शताब्दी में भूमि विकास की अनेक परियोजना लागू की गई। 1940 से लेकर के 18 के बीच में बॉम्बे पोर्ट ट्रस्ट ने बलार्ड एस्टेट का निर्माण किया। मुंबई की शान मरीन ड्राइव भी बनाई गई। इस प्रकार मुंबई एक महानगर में परिवर्तित हो गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। अब हम हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। औपनिवेशिक नगरों की विशिष्ट विशेषताओं का विश्लेषण कीजिए। क्या ये विभाजित नगर कहे जा सकते हैं? तो जो नए औपनिवेशिक शहर थे उनकी विशेषताएं यहाँ बताया गया कि बंदरगाह, किले और सेवा केंद्र की बात करें तो 18वीं शताब्दी तक मद्रास, कोलकाता और बॉम्बे के बंदरगाह प्रमुख व्यापारिक केंद्र बन चुके थे। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने समुद्री डाकुओं से खुद को बचाने के लिए इन समुदायों में अनेक कारखाने बनवाए और किलेबंदी की। ठीक है। श्वेत नगर और अश्वेत नगर का नस्लीय भेद। शुरू से ही यूरोपीय और भारतीयों के लिए अलग अलग क्वार्टर थे, जिन्हें समकालीन इतिहास में क्रमशः व्हाइट टाउन और ब्लैक टाउन के रूप में जाना जाता था। जैसे ही अंग्रेजों ने सरकारी नियंत्रण प्राप्त किया, वे जातीय असमानताएं और अधिक स्पष्ट हो गईं। आधुनिक कारखानों की स्थापना। यह देखते हुए कि इन शहरों में निर्यात के लिए कच्चा माल पहुंचाया जा रहा था और सस्ते श्रम की प्रचुर आपूर्ति उपलब्ध थी, इन स्थानों पर आधुनिक कारखाने स्थापित करना व्यवहारिक था। भारतीय व्यवसायियों और उद्यमियों ने के प्रयासों से 1850 यानी 1850 के दशक में बॉम्बे में कपास मिलों की स्थापना शुरू हुई। भारत का आधुनिक औद्योगिक विकास इसी समय से शुरू हुआ, जिसने आधुनिक औद्योगिक क्रांति की शुरुआत को चिन्हित किया। अब हम बात करते हैं तृतीय क्षेत्र पर आधारित अर्थव्यवस्था। इन शहरों की अर्थव्यवस्था मुख्यतः कारखानों में बिक्री के लिए माल के निर्माण पर केंद्रित नहीं थी। अब रोजगार की बात आती है तो इन शहरों में कार्यरत अधिकांश आबादी उस क्षेत्र से संबंधित है जिसे अर्थशास्त्री तृतीयक उद्योग कहते हैं। परिणामस्वरूप भारत कभी भी एक आधुनिक औद्योगिक देश के रूप में विकसित नहीं हो सका, क्योंकि उपमहाद्वीप में औद्योगिक विकास के स्तर को सीमित करने वाले भेदभावपूर्ण औपनिवेशिक कानून भी लागू थे। अगर एक नया शहरी वातावरण की बात करें तो जैसे जैसे राजनीतिक अधिकार और संरक्षण भारतीय राजाओं से ईस्ट इंडिया कंपनी को हस्तांतरित होते गए, नए शासकों की व्यापारिक संस्कृति औपनिवेशिक दुनिया के शहरों में परिलक्षित हुई। 19वीं सदी के मध्य में औपनिवेशिक महानगर का चरित्र विकसित होता रहा। 1857 के विद्रोह में से सबक की बात करें तो 1857 के विद्रोह के बाद भारत के प्रति ब्रिटिश दृष्टिकोण लोगों द्वारा विद्रोह के निरंतर भय से निर्धारित हुआ था। पुराने शहरों के आसपास के चारागाह और कृषि क्षेत्र हटा दिए गए और सिविल लाइंस के नाम से जाने वाले नए शहरी स्थान ब्रिटिश नागरिकों के लिए सुरक्षित आश्रय के रूप में स्थापित किए गए। ब्लैक क्षेत्रों का निर्माण की बात करें तो ब्रिटिश लोगों की नज़र में काले जिले न केवल अशांति और अराजकता का प्रतिनिधित्व करते थे, बल्कि गंदगी और बीमारी का भी प्रतिनिधित्व करते थे, ऐसा उनका अंग्रेजों का मानना था। ठीक है। काले क्षेत्रों से बीमारी फैलने के डर से स्वच्छता का उपाय करना। तो 1860 और 1870 के दशक के दौरान भारतीय शहरों में स्वच्छता के लिए सख्त प्रशासनिक प्रक्रियाएं शुरू की गई और भारतीय शहरों में निर्माण गतिविधियों की सख्त निगरानी भी की गई। भूमिगत पाइप डाले गए। जलापूर्ति के लिए सीवरेज और जल निकासी प्रणालियों की स्थापना भी लगभग इसी समय के दौरान हुई थी। इस अर्थ में स्वच्छता निगरानी भारतीय शहरों के प्रबंधन के लिए एक और उपकरण बन गई। हर जगह नस्लीय विशिष्टता की बात करें तो शासक वर्ग के मनोरंजन के लिए नस्लीय रूप से विशिष्ट क्लब, रेस्टोरेंट और थिएटर भी बनाए गए। अब निष्कर्ष में लिखा है, इन नए शहरों के सामाजिक परिदृश्य पूरी तरह से अपरिचित था। यह धनी व्यक्तियों और सबसे गरीब लोगों से बना था। परिवहन प्रौद्योगिकी के विकास के साथ लोगों के सामाजिक जीवन में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। नए शहरों के उदय के साथ साथ मध्यम वर्ग का महत्व बढ़ने लगा। उन्हें कई नए रोजगार के अवसर मिले, जिनके परिणामस्वरूप उनकी धारणा और दृष्टिकोण में महत्वपूर्ण बदलाव भी आया। इन कस्बों में नई पहचान और सामाजिक समूह उभरे, साथ ही नए और आर्थिक अवसर भी लोगों के जीवन में बहुत सारे नए बदलाव भी आए। ठीक है। शहरी क्षेत्रों में रहने वाली महिलाओं के जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन भी हुए। उन्हें कई नए रोजगार के अवसर मिले, जिसके परिणामस्वरूप उनकी धारणा और दृष्टिकोण में भी बदलाव आया। ठीक है। तो अब क्वेश्चन नंबर 8 है, जो लास्ट है इस वीडियो का। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 8 में है कि मोहनजोदड़ो नगर के विन्यास का एक विवरण दीजिए।
इसके सार्वजनिक स्थापत्य का कुछ विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ये मोहनजोदड़ो के बारे में ये था क्या। तो मोहनजोदड़ो को नियोजित शहरी केंद्र के रूप में क्यों माना जाता है, इसके कुछ कई कारण यहाँ पे लिखे हुए हैं। पूरा शहर 2 प्रमुख भागों में विभाजित था। ऊपरी भाग को गढ़ कहा जाता था, निचले भाग को निचला शहर कहा जाता था। गढ़ खंड और इसकी इमारतों का निर्माण पकी हुई मिट्टी के ईंटों के मंच पर किया गया था। निचला शहर दीवारों से सुरक्षित था और एक चबूतरे पर बना था। मोहनजोदड़ो के लोग पकी हुई ईंटों का प्रयोग करते थे जो मानक अनुपात का पालन करते हुए बनाई जाती थी। सड़कों को ग्रिड पैटर्न का अनुसरण करते हुए एक लेआउट में बनाया गया था जो उन्हें समकोण पर भी काटता था। सबसे बड़ी और दिलचस्प बात यह थी कि जल निकासी व्यवस्था, वहाँ की जल निकासी व्यवस्था बहुत ही अच्छी थी। ठीक है, वहाँ बहुत सारी सार्वजनिक इमारतें पाई गई थी, जैसा कि महान स्नानागार और महान अन्न भंडार में। देखो, जल व्यवस्था के बारे में ये बताया जाता है कि जो छोटी छोटी गलियाँ थी उनकी जो पानी निकलते थे उन जाकर के बड़े जो सड़क थे उनके नालियों से जाकर के मिलते थे। ठीक है, ऐसे बनाए गए थे ये। मगर बड़ी नालियाँ हैं जो बड़े सड़क के किनारे लगी हुई थी, तो उसमें ये छोटी छोटी गलियों के पानी जाकर के उसी बड़ी नालियों में मिलते थे और बाद में वो जाकर किसी नदी या समुद्र में जाकर मिल जाता था। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि मोहनजोदड़ो शहर का लेआउट और संगठन कैसा था। तो मोहनजोदड़ो शहर एक ऊंचे मंच पर बनाया गया था जो एक सुनियोजित लेआउट का अनुसरण करता था। इसका क्षेत्रफल लगभग 250 एकड़ था। मोहनजोदड़ो शहर को गढ़ और निचले शहर सहित 2 भागों में विभाजित किया गया था। यह गढ़ मुख्य शहर के पश्चिमी भाग में स्थित था। गढ़ एक ऐसा क्षेत्र था जिसमें सभी महत्वपूर्ण इमारतें थीं, जैसे कि एक बड़ा स्नानाघर, सभा भवन, बड़ा अन्न भंडार। और जो लोअर टाउन एक बहुत बड़ा इलाका था। मतलब जो गढ़ होता था ना वो छोटा होता था, लेकिन उसमें जो ज़्यादातर वो बड़े बड़े वर्ग जो वहाँ उस टाइम कुलीन वर्ग रहते थे वो रहते थे। ठीक है, गढ़ में। और जो लोअर टाउन था वो बड़े हिस्से में फैला हुआ था, जो मुख्य आवासीय क्षेत्र था जहाँ पे ज़्यादा आबादी रहती थी। वहाँ बहुत सारे बाजार और कार्यशालाएँ थीं। यहाँ एक प्रमुख व्यावसायिक स्थान भी था। निचला शहर एक बड़ी और ऊंची दीवारों से घिरा हुआ था जो निचले शहर को किसी भी आक्रमण से बचाती थी। दीवार में कई प्रवेश द्वार पाए गए जिनका उपयोग मुख्यतः प्रवेश और निकास के लिए किया जाता था। अगर हम सड़क योजना की बात करें तो शहर की सड़क योजना ग्रिड पैटर्न में थी। इससे एक अच्छी तरह से परिभाषित संरचना बन गई जो सीधी और संकीर्ण थी। मुख्य सड़कें अधिक चौड़ी होती थी और गलियां जो थी वहाँ वो गलियां भी होती थी, मतलब जैसे बड़े से बड़े ये मेन जो रोड है ये ऐसे गलियां बनाई जाती थी इस तरह से। इधर इधर इस साइड से दोनों साइड से गलियां होती थी पतली पतली, और फिर यहाँ ये जाकर गलियां मेन मुख्य सड़क में जाके मिलती थी। ठीक है, तो ये था पूरा मोहनजोदड़ो का सड़क योजना। ठीक है, अगर जल निकासी व्यवस्था की बात करें तो यहाँ पे मोहनजोदड़ो की जल निकासी प्रणाली एक अविश्वसनीय विशेषता थी। नालियाँ पक्की ईंटों से बनी हुई थी जिनका आधार सपाट था। ये नालियाँ सड़क से लगभग 50 सेंटीमीटर नीचे बनाई गई थी। अपशिष्ट जल का प्रबंधन पाइप लाइनों द्वारा किया गया जो कि ढलानों से जुड़ी हुई थी। इन नालियों को ढका गया है जो उन्नत सफाई व्यवस्था का प्रमाण है। मोहनजोदड़ो की आवासीय योजना, शहर के सभी घर पक्की ईंटों से बने हुए थे। सभी घरों में वास्तुकला की एक अनोखी शैली पाई जाती है। ये मकान बहुमंजिला थे और इनकी छतें सपाट थीं। उन्होंने व्यवस्थित तरीके से निर्माण किया और प्रत्येक घर की संकरी गलियों से अलग किया गया है। ठीक है, अधिकांश घरों में निजी कुएं और निजी बाथरूम भी थे। मोहनजोदड़ो के सार्वजनिक भवन जो और सुविधाएं की बात करें तो मोहनजोदड़ो शहर में बहुत सारी सार्वजनिक इमारतें मौजूद थीं। जैसे ग्रेट बाथ एक प्रमुख सार्वजनिक, मतलब जो बहुत बड़ा स्नानागार बनाया गया था वो ज़्यादातर कैसा था कि एक बड़ा सा टैंक था जो ईंटों से बना हुआ था। इसे जल रोधी सुविधाओं से सील भी किया गया था, जैसे कि जिप्सम वगैरह लगाया गया था। ग्रेट बैट का उपयोग सामुदायिक स्विमिंग पूल के रूप में किया जाता था तथा कभी कभी अनुष्ठानों के लिए भी इसका उपयोग किया जाता था। ग्रेट ग्रैनरी का निर्माण खाद्य भंडारण और खाद्य वितरण के लिए किया गया था। वहाँ एक सभा भवन था जो विभिन्न प्रशासनिक और धार्मिक गतिविधियों के लिए भी महत्वपूर्ण था। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 1 से 8 तक इस वीडियो में कराया गया है और जो फर्स्ट वीडियो थी उसमें क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक मैंने कराया था। तो टोटल आपके हो गए 13 क्वेश्चन। इसको आप करके जाओ। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।